नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला के 49वें क्लास और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 10वें क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज के क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितना वोट उसे प्राप्त नहीं होगा किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी उम्मीदवार को, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी निर्वाचन आयोग के द्वारा। वो होता है वैध मतों का 1/6। वैलिड जो वोट होता है साथियों, वैलिड और इनवैलिड दो प्रकार के वोट होते हैं। जैसे ना कुछ बुजुर्ग लोग अगर वोट देने जाते हैं ना साथियों, तो वो गलत जगह वोटिंग करके चले आते हैं। अगर बैलेट पेपर पर वोट होता है तो जो स्वास्तिक का चिन्ह से मुहर मार करके वोट डाला जाता है, तो वो 2-3 प्रत्याशी पर वोट पड़ जाता है, तो उसको इलीगल वोट कहते हैं। तो जो काउंटिंग के दौरान लीगल वोट होते हैं, उन लीगल वोटों में 1/6 वोट से कम कोई भी कैंडिडेट अगर वोट पाता है, तो उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। तो यहाँ हमसे लोकसभा में भले पूछा गया है, लेकिन ये हर इलेक्शन में लागू होता है साथियों। जैसे जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार है और इन्होंने 15,000 रुपए जमानत राशि निर्वाचन आयोग को जमा कर दी है। 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। एक को वोट मिला 10, एक को मिला 20, एक को मिला 30 और कुल वोट थे साथियों 100 में ये वोट इन लोगों को 3 कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है। तीनों ने 15,000 रुपए जमानत राशि निर्वाचन आयोग को जमा की है। इसमें से साथियों ये विजेता घोषित हो जाएंगे, ये दोनों लोग हार जाएंगे। इन दोनों में से भी साथियों इनका जमानत राशि जब्त हो जाएगा, वापस नहीं होगा, क्योंकि ये 1/6 वोट नहीं पाए हैं। यानी 100 का 1/6 कितना होगा साथियों? 100 का 1/6 17 होगा। 16 से अधिक होगा, 16 से 2/3 होगा साथियों। तो इन्होंने उससे कम वोट पाया तो इनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, इनकी पैसा इनका जो जमानत राशि है वापस दे दिया जाएगा। आप अक्सर सुने होंगे कि प्रधानी का इलेक्शन है, चाहे विधायक की इलेक्शन, चाहे चेयरमैन के इलेक्शन में फला व्यक्ति को बहुत कम वोट मिला, उसकी जमानत राशि ही जब्त कर ली गई। तो वो कितना से कम? 1/6 वोट से कम, लीगल वोट का 1/6 वोट से कम अगर वो वोट पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे कोई इलेक्शन हो। दूसरा प्रश्न देखिएगा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? उत्तर होगा साथियों 2026 तक। ये डेट याद रखिएगा और बहुत नजदीक आ गया है। 2026 बहुत जल्द आने वाला है साथियों। जैसे आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 543 है। 552 से अधिकतम, 552 से अधिकतम नहीं होगी और वर्तमान में इलेक्शन 543 पर होता है साथियों, दो आंग्ल भारतीयों को छोड़ करके। दो आंग्ल भारतीय को समाप्त भी हो गया है। ऐसे ही राज्यसभा में अनधिकतम सीटों की संख्या 250 है। तो ये साथियों इतना जो सीट निर्धारित किया गया है उसका आधार क्या था? तो जब 1971 में जो जनगणना हुआ था, 1971 जनगणना, और ये साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जनगणना का वर्ष भी है। तो उस 1971 के जनगणना को बेस मान करके जितनी उस समय जनसंख्या थी, आज जो जनसंख्या उसको नहीं, 1971 में जो जनसंख्या उसी के सापेक्ष में परिसीमन आयोग को गठित करके और उसी के सापेक्ष में हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के सीटों का निर्धारण किया गया है उसी जनसंख्या के सापेक्ष में। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के जो सीटों का जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या के सापेक्ष में होता है। तो कौन सी जनसंख्या को माना जाएगा? हर दिन जनसंख्या थोड़ा बहुत जो है हमारे देश में, दुनिया में बढ़ रहा है। तो आधार 1971 था और कहा गया कि 2026 तक यथावत रहेगा। और आपको याद हो साथियों, 1 जनवरी 2027 से हमारे देश में जनगणना का कार्य शुरू होने वाला है, जो 2021 में होना था, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ था। जब ये जनगणना का आंकड़ा आ जाएगा तो हमारे देश में हम देखेंगे नया परिसीमन आयोग का गठन होगा और उस परिसीमन आयोग से लोकसभा और विधानसभा की सीटों में वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो उत्तर आप क्या करेंगे? 20। यूनियन टेरिटरी में 20 से अधिकतम एमपी नहीं हो सकते हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां पर? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में। यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? 8 है। 28 हमारे भारत में राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रांत बने हैं। तो देखिएगा सीट वर्तमान में है कितना? तो दिल्ली में साथियों, दिल्ली केंद्र शासित प्रांत में 5 7 लोकसभा की सीट है, नहीं 5 नहीं साथियों, 7 लोकसभा का सीट है, 7। और दूसरा जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 लोकसभा का सीट है और लद्दाख में
लद्दाख में साथियों 1 लोकसभा का सीट है और चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में 1 लोकसभा का सीट है और दमन दीव दादरा नगर हवेली ये 2 केंद्र शासित प्रांतों को मिलाकर एक किया गया। यहाँ 2 लोकसभा का सीट है और छठवां छठवां साथियों छठवां पुदुचेरी पुदुचेरी में 1 लोकसभा का सीट है और लक्षद्वीप में भी 1 लोकसभा की सीट है और 8वां प्रांत कौन है? 8वां प्रांत हमारा है साथियों 8वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रांत है। अंडमान में भी 1 लोकसभा का सीट है। तो कुल कितने वर्तमान में है? 7 5 12 12 13 14 15 16 17 18 19 19 वर्तमान में है और ये प्रस्तावित को लेकर के लद्दाख और जम्मू कश्मीर साथियों ये प्रस्तावित है नया राज्य बनने के बाद। अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 20 हो सकते हैं यूनियन टेरिटरी में और है अभी कितना? तो 19 साथियों। ये उत्तर आप 20 देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 हो सकता है लेकिन वर्तमान में है कितना? तो 19 है। अगला प्रश्न देखिएगा लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में चाहे विधानसभा में सीटें जो आवंटित होती हैं जनसंख्या के सापेक्ष में होती हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार होती है, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा विधानसभा की सीटों का निर्धारण होता है। 5वां प्रश्न लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 84 84। लोकसभा में साथियों लोकसभा में अधिकतम 552 सीट हो सकता है। वर्तमान में है साथियों 543 ये एंग्लो इंडियन को छोड़ करके इसमें से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और साथियों 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। याद रहे लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है और लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षण 84 सीट और अनुसूचित जनजाति आरक्षण 47 सीट। इसके अलावा साथियों हमारे भारतीय संविधान के 106वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लागू हो गया तो महिला आरक्षण भी लोकसभा और विधानसभा में है। ध्यान रहे राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं होता है अनुसूचित जाति जनजाति महिला। लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण है और महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां से दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम साथियों पंचायत के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में तो वहां पर जो आरक्षण होता है वो चक्रानुक्रम में होता है, बदलते रहता है, कभी महिला सीट होता है, कभी सुरक्षित सीट होता है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा में ये सीटें सुनिश्चित है, फिक्स है कि इस बार जो है हमेशा के लिए जो है ये सीट जैसे एक एग्जाम्पल आपको दें तो गोरखपुर में बांसगांव सीट है साथियों तो वो सुरक्षित सीट है, वो हमेशा सुरक्षित ही रहेगा। और प्रधानी के इलेक्शन या पंचायत के इलेक्शन में आप देखते हैं तो चेंज होते रहता है। इस बार आपके गांव में सुरक्षित था तो अगली बार महिला हो गया तो अगली बार जनरल हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो आप उत्तर क्या करेंगे? जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल है जनजाति है वहीं पर सबसे ज्यादा आरक्षण भी होगा ट्राइबल का। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की जनजातियों की जाति नहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अगला देखिएगा 7वां प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है साथियों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है अनुच्छेद 330। इन चारों अनुच्छेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दो जो है साथियों दो ऊपर वाले लोकसभा से संबंधित है, दो लोकसभा से संबंधित है 330 और 331 और नीचे दो विधानसभा से संबंधित है, विधानसभा से संबंधित है, लोकसभा और विधानसभा। इसमें लिखा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण, इसमें लिखा गया है एंग्लो इंडियन मनोनियन जो कि समाप्त हो गया और ये लिखा गया है विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण और यहाँ पर एंग्लो इंडियन मनोनियन ये क्रमशः आपको याद हो जाएगा। दो लोकसभा दो विधानसभा SC ST एंग्लो इंडियन SC ST एंग्लो इंडियन यानी अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण तो उत्तर होगा ए। उत्तर को देख लेते हैं फिर आपको हम याद कराते हैं साथियों। उत्तर हमारा ए हो जाएगा। फिर से देखिएगा यहाँ पर 330 में लोकसभा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण मनोनियन था लेकिन अब समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनियन था लेकिन ये समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा
अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उत्तर होगा साथियों, उत्तर हमारा होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। इसको कहा जाता है साथियों, इसको कहा जाता है विघटन। विघटन कहा जाएगा। और जब विघटन हो जाएगा, जब भंग होगा लोकसभा, तो फिर से नया चुनाव कराना पड़ेगा लोकसभा में। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वर्ष में लोकसभा में एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? उत्तर होगा, कम से कम पूछा गया है तो 2, और मैक्सिमम या सामान्यतः कहें तो सामान्यतः 3 होता है। सामान्यतः एक साल में लोकसभा या विधानसभा दोनों, लोकसभा विधानसभा में सामान्यतः 3 होता है सत्र। नाम उसका भी है साथियों, एक बजट सत्र होता है, बजट सत्र, और एक मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, और एक होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ये सामान्यतः 3 सत्र लोकसभा और विधानसभा में होता है, लेकिन मिनिमम एक वर्ष में लोकसभा या विधानसभा का 2 सत्र होना चाहिए। हर दशा में चलना चाहिए, खाली घूमना नहीं है, बैठ के संसद और विधानमंडल में कानूनों बनाना है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा या विधानसभा में कोरम साथियों यह 1/10 होता है। कोरम को हिंदी में कहा जाता है गणपूर्ति। गणपूर्ति ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर लोकसभा या विधानसभा में कुल जो सदस्य है चुन करके आए हैं, उनकी संख्या का 1/10 संख्या अगर सदन में उपस्थित नहीं होगा तो सदन नहीं चलेगा। सपोज दैट अगर 543 लोकसभा के सांसद चुन करके आए हैं, तो इनमें से 10% का मतलब हुआ, 10% का मतलब हुआ 55। तो 55 से कम अगर 54 सदस्य संसद में उपस्थित हुए, लोकसभा में उपस्थित हुए, तो लोकसभा सदन ना चलेगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का कोरम है 1/10। तो कम से कम 55 से प्लस 55 या 56 या उससे ज्यादा जब सदस्य उपस्थित होंगे, तभी लोकसभा का सत्र चलेगा। तो वही होता है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है, 1/10। लोकसभा का भी है साथियों, विधानों सभा का है। और ये कहाँ लिखा गया है, इस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 100 के 3 में लिखा गया। अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 में लिखा गया। अनुच्छेद 100 क्लास 3 आप याद रखे रहेंगे। अनुच्छेद 100 क्लास 3 में क्या लिखा गया है, कोरम या गणपूर्ति लिखा गया है, 1/10 की जो संख्या है। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, स्थगन द्वारा भी समाप्त हो जाएगा, सत्रावसान द्वारा भी समाप्त हो जाएगा, विघटन द्वारा भी समाप्त हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा लोकसभा समाप्त हो सकता है। उसका बैठक मीटिंग समाप्त हो रहा है, लोकसभा का नहीं समापन हो रहा है। क्या क्या होता है देखिएगा, स्थगन का मतलब हुआ साथियों कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, और कुछ दिन के लिए स्पीकर का यह राइट होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार होता है कि वो संसद के, लोकसभा के सदन को स्थगन कर दे। लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है स्थगन का, जो कि कुछ समय, कुछ घंटे और कुछ हफ्तों के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है। सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। सत्रावसान करता है साथियों राष्ट्रपति, जब तीनों सत्र जो होता है ना, सामान्यतः सत्र 3 पढ़े हम लोग, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। ये सत्र जब पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं कि सत्र समाप्त। तो सत्र समाप्त हुआ तो सत्रावसान। और विघटन क्या होता है, जब भंग होता है, जब लोकसभा भंग होता है। और कौन करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर जब लोकसभा भंग होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको कहते हैं लोकसभा भंग करना या विघटन करना। यानी जब विघटन होगा तो फिर नया लोकसभा का चुनाव होगा। विघटन का मतलब एकदम साफ है, परमानेंट जो है खत्म हो गया। और सत्रावसान मतलब कि एक साल में जब सत्र समाप्त हो रहा है, तब स्थगन मतलब कि और अस्थायी रूप से निलंबित, कुछ समय, कुछ घंटे विवाद आदि के कारणों से सस्पेंड हो जाता है कुछ समय के लिए, वो बात है। अगला देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में ही लोकसभा और विधानसभा के सीटों का निर्धारण है। तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या होने के नाते 80 लोकसभा का सीट यूपी में है, 80 लोकसभा का सीट है। और अगर विधानसभा आपसे पूछा जाए, विधानसभा यहाँ क्या पूछा गया है, लोकसभा, तो उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश 80 हो गया। विधानसभा याद रखिएगा 403। और एमएलसी अगर पूछा जाए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, तो ये 100 है। और अगर राज्यसभा पूछा जाए, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 31। राज्यसभा की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है
13वां प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो चुनाव व्यय लोकसभा मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको 95 लाख रुपया अधिकतम तक खर्च करने का राइट है। देखिएगा, अपने संसदीय सीट से कोई भी लोकसभा का उम्मीदवार 95 लाख रुपया से अधिक चुनावी खर्च नहीं कर सकता है। जैसे चुनाव का प्रचार उसको करना है, गाड़ी घोड़ा दौड़ाना है ना, तो उसमें 95 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता है। लेकिन व्यवहारिक में हम जानते हैं कि कई करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। और साथियों, अगर अगर पूछा जाए कि 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कितना धनराशि देश में चुनाव पर खर्च हो गया था, तो 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए चुनावी व्यय हुआ था टोटल। और लोकसभा के जो सदस्य हैं, एक सदस्य को 95 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं करना होता है। ये सब लीगल आंकड़ा है साथियों। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में देश में पहला आम चुनाव होता है। 1952 ईस्वी में पहली बार लोकसभा अस्तित्व में आता है। 1952 में पहली बार राज्यसभा अस्तित्व में आता है। 1952 में पहली बार संसद अस्तित्व में आता है। और ये साथियों, 1952 से पहले ही हमारे देश में, संसद से पहले हमारे देश में संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो वही संसद ने साथियों हमारे देश में पहला संविधान संशोधन भी किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था? तो एक लोकसभा साथियों, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल न होकर के 6 साल था। तो उम्मीद है कि आसानी से आप याद कर लेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन जो पांचवी जो थी लोकसभा, उसका 5 साल नहीं 6 साल हो गया। मानो 1 से लेकर 17 18 पे आ रहा है, एक ही बार 5 संख्या आ रहा है, तो वो 5 संख्या 5 से लड़ करके क्षतिग्रस्त हो गया। तो पांचवी लोकसभा जो था उसका कार्यकाल 5 साल न होकर के 6 साल था। कारण क्या था? तो आपको याद हो, 25 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी यानी अनुच्छेद 352 को लगाया गया था। इसी कारण से देश में लोकसभा का चुनाव नहीं हो पाया। तो पांचवी लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो साथियों, 2024 का इलेक्शन हुआ लोकसभा, या 2019 का इलेक्शन हुआ लोकसभा, 2014 का कोई भी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद हम देखते हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो लोकसभा चुनाव में लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। इसी के लिए और इसी के मंत्रिपरिषद के लिए ही चुनाव होता है। लोकसभा में नेता होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा का सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी एरिया वाला, तो उत्तर करेंगे लद्दाख। एरिया के मामले में सबसे बड़ा लोकसभा का सीट है लद्दाख। और अगर जनसंख्या में पूछा जाए, तो मलकाजगिरी आप उत्तर करिएगा। मलकाजगिरी, मलकाजगिरी आंध्र प्रदेश, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकसभा का सीट है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लोकसभा का सीट लद्दाख है। अगला अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो उत्तर होगा चयनित किया जाता है। किसके द्वारा? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चयन किया जाता है। नॉमिनेशन नहीं होता है। नॉमिनेशन मतलब कि मनोनीत, ये राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। निर्वाचन साथियों इलेक्शन को कहते हैं, जब जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है तो उसको निर्वाचन कहते हैं। और नियुक्ति साथियों अपॉइंटमेंट को कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अक्सर लोग गलत कर देते हैं। पहला तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में लिखा है कि देश के सीजीआई के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का शपथ होता है, तो ये तो होगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है। स्पीकर का, ये उत्तर हो जाएगा साथियों, स्पीकर का कोई शपथ नहीं होता है। प्रधानमंत्री का भी शपथ होता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति साथियों। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा सी। ये मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया साथियों, ये सी उत्तर होगा। कोई इसमें डाउट मत रखिएगा 100%। अगला प्रश्न है,
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उसका छोटा भाई कौन है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसको अपना त्यागपत्र सौंप करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा दे करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। 21वां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रोसेस है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो एक वोटिंग करते हैं, और सभी सदस्य जब वोटिंग करते हैं तो बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के स्पीकर को अपने पद से हटना होता है। लोकसभा जिस सदन का वो अध्यक्ष है उसी सदन में सत्य वहां के उस सदन के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा वोटिंग कराया जाता है इनको हटाने के लिए, स्पीकर को हटाने के लिए। अगर बहुमत मिल जाता है इनको हटाने के लिए तो इनको अपने पद से हटना होता है स्पीकर को। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? ये उत्तर होगा बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। सभी सदस्यों को जो लोकसभा के चुनाव से जीत करके आए हैं उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। देखिए साथियों, प्रोटेम स्पीकर के बारे में सब कुछ। प्रोटेम स्पीकर अनुच्छेद 95 क्लॉज 1 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम शब्द साथियों लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है कुछ समय के लिए, यानी अस्थायी। कुछ समय के लिए यानी अस्थायी। तो इसे अस्थायी स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है। ये कौन होता है? याद रखिएगा, नई लोकसभा जो चुन करके आती है, नई नई लोकसभा जो चुन करके आती है उसमें वरिष्ठतम जो सदस्य होता है, सबसे सीनियर सदस्य होता है, वरिष्ठतम सदस्य होता है, उसी को राष्ट्रपति अनुच्छेद 95(1) के तहत नियुक्त करते हैं। इनका काम क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण काम सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। दूसरा काम होता है, जो पहला सत्र है, पहला बैठक होता है, चुनाव के बाद पहला बैठक को संबोधित करना। चुनाव के बाद पहला बैठक को संबोधित करना। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है स्पीकर का इलेक्शन करना। जो परमानेंट वाला स्पीकर आएगा, जो परमानेंट वाला लोकसभा अध्यक्ष आएगा, उसका चुनाव कराना भी इसी का काम होता है, प्रोटेम स्पीकर का। ये साथियों, प्रोटेम स्पीकर अपने पद पर शपथ लेता है, प्रोटेम स्पीकर, और बाकी जितने भी लोकसभा के सदस्य उनको भी शपथ दिलाता है। यानी एक ही बार लोकसभा में शपथ होता है, एक प्रोटेम स्पीकर दिला रहा है, बाकी लोग दे रहे हैं। उसके बाद शपथ दिलाने के बाद वो अभी अपने सभी सदस्यों में से एक स्पीकर का चुनाव कराता है। तो जब स्पीकर चुन करके आ गए तो ये जाकर के प्रोटेम स्पीकर सदस्य के तरह हो जाता है, और जो नया स्पीकर आया है उसका नया से फिर से शपथ नहीं होगा। तो याद रहे, इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था, स्पीकर ही ऐसा पद है जिसका स्पीकर के नाते कोई भी शपथ नहीं होता है। उसने ऑलरेडी पहले ही जो प्रोटेम स्पीकर है उससे शपथ ले लिया है एज ए लोकसभा सदस्य। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा में जो वरिष्ठतम सीनियर सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति अनुच्छेद 95(1) के तहत नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। क्या होगा कास्टिंग वोट? क्या होता है साथियों? ये जब मत बराबरी होता है लोकसभा में, तब उस दशा में लोकसभा के स्पीकर अपना वोट डालता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में कोई विधेयक है या कोई भी वाद प्रस्तुत हुआ है, उस पर बहस हो रहा है और दो पक्ष उस पर वोट दे रहे हैं। अगर दो पक्ष वोट दे करके दोनों के वोटिंग बराबर बराबर है, एक ने 50 और एक ने 50 वोट किया, तो दोनों का वोट बराबर बराबर है, तो उस दशा में स्पीकर अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 के तहत कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। मतलब कि अपना निर्णायक वोट देता है, चाहे वो पक्ष में चाहे विपक्ष में, दे करके उसको जिता देगा। तो 50 से 51 हो जाएगा तो 51 वाला जीत जाएगा। लेकिन सामान्यतः लोकसभा का स्पीकर वोट नहीं देता है, जब बराबर की दशा हो तभी खाली वोट देगा, तो उसी को कहते हैं कास्टिंग वोट। कब होता है देखिएगा, वर्तमान सरकार को बचाने के लिए ना, संविधान में संशोधन के लिए ना, आपातकाल के मामले में ना, मत बराबर होने के मामले में। सामान्यतः स्पीकर वोट का प्रयोग नहीं करता है,
जब मत बराबर हो जाएगा तो अनुच्छेद 101 के तहत कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है मत बराबर होने के मामले में। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। तो अनुच्छेद 100, और हमने आपको बताया उसके अंदर भी क्लॉज, अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 100 क्लास 3 में क्या था, अभी हमने पढ़ा। इसका उत्तर हम आपसे आपसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, आप कमेंट करिए कि अनुच्छेद 100 क्लास 3 में हमने क्या पढ़ा है साथियों। बाकी ये था आज का 25 गर्व सीरीज का प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी को बता दें कि हम लोग गर्व सीरीज नाम से संपूर्ण सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग ने टारगेट किया है कि 300 के लगभग में वीडियो क्लास में आपका पूरा जीएस को खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने स्टडी ग्रुप, अपने दोस्तों, छोटे भाई को, जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उनको शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।